कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं अरविंद यादव कमल सर, कुड़वार की धरती से। तो आप लोग जैसा कि पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। तो उसी चैप्टर से लेकर के हम एक स्पेशल टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने इस बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जो हैं सक्रियता श्रेणी और अम्लराज, ये एक्वारेजिया के बारे में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये बड़े एग्जाम में भी ये छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अम्लराज पर। एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक्वारेजिया यानी अम्लराज, इसको हम लोग दूसरे नाम में एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया, तो ये एक्वारेजिया क्या होता है? अम्लराज, इसमें जो है दो हार्ड यानी कि हम कहते हैं दो प्रबल अम्ल मिले होते हैं। तो दो प्रबल अम्ल जो है वो आपका, एक जो पहला अम्ल है वो HCl है और जो दूसरा अम्ल है वो HNO3 है, यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें जैसे जब बात होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 4 भाग में से 3 भाग मिलाया जाता है और इसके 4 भाग में से केवल 1 भाग मिला करके जो ताजा विलयन बनता है उसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। यानी कि प्रबल यानी कि सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग को मिलाकर जो ताजा विलयन तैयार होता है उससे ही एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। आई होप ये बातें बिल्कुल समझ आ रही है। तो एक्वारेजिया क्या है? और सबसे अच्छी बात है, जैसे आप लोग समझ पाते हैं कि ये जो एक्वारेजिया है यानी कि अम्लराज जो है, ये सबसे कठोर जो धातु होती है, सबसे कठोर धातु, क्या आपको पता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं सोना, ठीक है ना। ये सोना जैसी कठोर धातु को भी अम्लराज क्या करता है? गला सकता है, ठीक है ना। प्लेटिनम को भी गला सकता है, प्लेटिनम को भी गला सकता है, बट ये जब दोनों मिले रहेंगे तब ऐसा कर पाएंगे, और अकेला दोनों में से कोई एक भी, चाहे वो HCl हो या फिर आपका HNO3 हो, दोनों अकेले इस सोने को या प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि एक्वारेजिया जो है कठोरतम धातु सोने को भी गला सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारी सक्रियता श्रेणी को लेकर के। सक्रियता श्रेणी क्या है इसको जानेंगे। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो एक्टिविटी सीरीज में हम लोग एक सीक्वेंस जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। देखिए, जो मेटल हैं यानी कि जो धातुएं हैं, उन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में प्रदर्शित करना या एक सीरीज बनाकर लिखना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब जो धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसको सबसे ऊपर रखना, फिर उससे कम क्रियाशील को, फिर उससे कम क्रियाशील को, फिर उससे कम क्रियाशील को, एट लास्ट में क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे नीचे व्यवस्थित किया गया है। इसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आइए देखते हैं उस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं। तो सक्रियता श्रेणी में धातु जैसे हम बात करेंगे पोटेशियम की, ठीक है ना। आपको बिल्कुल याद रखना है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लेड को लिखेंगे PB, ठीक है ना, PB।
अब यहीं पर एक स्पेशल जो सबसे मुख्य हाइड्रोजन आता है, ये काफी जरूरी है याद रखना हाइड्रोजन को, ठीक है ना। मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के बाद एक लेड यानी कि पीबी जो आपका है, ये पीबी, और पीबी के बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके नीचे वाली जो धातुएं हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे हम लोग बात करेंगे कॉपर की और Hg की यानी मरकरी जिसे पारद भी बोलते हैं, Hg की, फिर Ag, फिर Au, और नॉर्मली तो आपकी एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सोना तक यानी कि आटम तक छोड़ दिया है, लेकिन आपको नॉर्मली याद रखना एक और धातु है जिसका नाम क्या है भाई, प्लेटिनम है, Pt, ठीक है ना। हाइड्रोजन से नीचे ये 5 धातुएं हैं जो सबसे कम क्रियाशील, मतलब कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। और ये जितनी धातुएं हैं ये सब क्या हैं, अधिक क्रियाशील हैं, अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट कौन सी है, यानी जब सीरीज में आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है, बट नीचे से ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखिए इसमें मतलब जैसे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा भाई, पोटेशियम, उससे कम कौन है, सोडियम, उससे कम कैल्शियम, सबसे कम पावरफुल मेटल कौन है, प्लेटिनम है। ये हाइड्रोजन से नीचे जितनी हैं, मतलब इसको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस यानी आयरन जिसे कहते हैं आप, लेड यानी सीसा, फिर हाइड्रोजन से नीचे जो है कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है, और इससे इसका अनुप्रयोग जब देखेंगे तो इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग ये है कि इससे हम धातुओं की क्रियाशीलता का अनुमान लगाते हैं, और उन क्रियाशीलता के आधार पर हम जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सी धातु ऐसी है जो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। फिर उसके बाद दूसरा ये देखते हैं कि क्रियाशीलता के आधार पर जो धातु और धातुओं के जो विलयन होते हैं, धातुओं के जो लवण होते हैं, उनसे उन कम क्रियाशील धातु को कौन विस्थापित कर पाता है। तो इससे इसका अनुप्रयोग हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी, कैसे सारी बातें स्पष्ट हैं, आपको सीक्वेंस में याद रखना है भाई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब इसमें देखिए कोई ट्रिक याद करने से बेहतर है आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, आराम से 2 बार वीडियो देखेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसके बाद इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपके लिए 2 बातें और, इस सक्रियता श्रेणी में सबसे सक्रिय धातु कौन सी है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, ये आप कमेंट में जरूर देंगे। धन्यवाद।